अस्सलाम वालेकुम बच्चों. Can you all hear me? I'm just gonna share my screen in a minute. Let me know if you can see it. Can you all see the screen as well? ठीक है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ भी आ रही है. दोनों बातें ओके हैं. ठीक है. अब मैं पेपर खोल लूँ बस. फिर उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का पेपर. वो जो पहले पेपर के दो क्वेश्चंस अभी भी रहते थे यार, सॉरी मैं अभी तक नहीं कर पाया अपलोड. बट आई विल डू इट इंशाल्लाह. एनीवेज, तो ये पेपर मैंने शायद पिछले एक बैच को करवाया था, पता नहीं या नहीं करवाया था. नहीं करवाया था, ब्लैंक ही रखा हुआ है. This is the paper, right? Can someone please confirm if this was the paper that I had written in the schedule? यही करना है ना आज हमने. ये पेपर है मई जून 2024, पेपर 4-2, right? So that's the paper that we are going to do today. Recording already start हो चुकी है. Majority लोगों ने join कर दिया है. So I think we are going to get started without any delays. बस शुरू करते हैं. बस मुझे एक मिनट और दो, मैं कुछ चीज़ें सेटअप कर लूँ. All right. So क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है बच्चों, शुरू करें. ऑलराइट, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना? चलो. सो ए लेवल, CAIE, पेपर 4, ये वाला वेरिएंट है. मई जून 2024, 2 hours एज ऑलवेज. यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड द पेपर इज 100 marks टोटल. ठीक है भाई, शुरू करते हैं. सो अब जो पहली चीज़ है वो ये कि आपको क्या डेटा गिवन होता है. दीज आर ऑल द कॉन्स्टेंट्स दैट यू आर गिवन. यू शुड ऑलवेज नो कि आपको क्या गिवन होगा, कि आपको याद करके जाना है. और ये वो फार्मूला है जो AS में आपने याद किए थे, ये आपको गिवन होंगे. और ये वो फार्मूला है जो A2 में आपने पढ़े थे. और इसमें से भी कुछ जो आपको गिवन है, लेकिन मेजॉरिटी तो आपने याद ही करके जाने होते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्कुलर मोशन. और उसमें पहले कह रहे हैं जी डिफाइन द रेडियन. तो रेडियन को डिफाइन करें. अब रेडियन जो है, इट इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ थीटा. और थीटा हम किस चीज़ को बोल रहे होते हैं, एज यू माइट रिमेंबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन करते हैं कैसे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से. अब जब रेडियन को डिफाइन कर रहे हैं तो एक्चुअली हमें 1 रेडियन का मतलब बताना है. क्योंकि ये जो थीटा है ये आपके पास रेडियंस में आता है, राइट? अब ये 1 कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट 1? जब S और R दोनों इक्वल होंगे. तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करता है, तो ये चीज़ होती है आर्क लेंथ. अगर ये S और ये रेडियस R इक्वल हो जाए तो फिर जो एंगल आता है वो 1 रेडियन का आता है. यही कॉन्सेप्ट है. सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. देखो, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशन होती है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सिंपल. अब यहाँ पे हमने बताना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस. ठीक है. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. इस पेपर का थ्रेशोल्ड था 64, विच इज़ अबाउट नॉर्मल. थोड़ा सा शायद इतना ही होता है मोस्टली, बल्कि थोड़ा हाई ही कहेंगे हम. पिछले जो हमने दो पेपर्स किए उनका थ्रेशोल्ड क्या था? क्योंकि वो इतने आसान तो नहीं थे. आई थिंक थोड़ा बहुत तो मैं कहूँगा उनका डिफिकल्टी लेवल था कहीं कहीं पे, स्पेशली जो पहला वाला हमने किया था. ओके, सो दिस इज़ अ डिस्क दैट इज स्पिनिंग हॉरिजॉन्टली. एंड उस डिस्क के ऊपर क्ले का एक पीस चिपकाया हुआ है. 9.3 डिस्क का रेडियस है, बट एज से 1.2 सेंटीमीटर्स के ऊपर मॉडलिंग क्ले को रखा हुआ है. एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है. सही है. अब वो कह रहे हैं कि आप एक एरो बनाएं
वी उसको लेबल करें ताकि उसकी वेलोसिटी शो करें, और एक और एरो बनाए उसको ए लेबल करें ताकि आप एक्सेलरेशन शो करें मॉडलिंग क्ले की। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, तो इसकी वेलोसिटी कुछ यूं बनेगी, क्योंकि इसका जो सर्कुलर पाथ है वो यूं है ना, तो इस सर्कल का हमने टेंजेंट बनाया। सो दिस एरो वुड बी वी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। जी जी बेटा, आपकी डेफिनेशन ठीक है दफ़ा। और अगर आप उसकी बात करें एक्सेलरेशन की, तो वो हमेशा सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होनी चाहिए। इसको मैं ए लेबल करूंगा, और एक और मज़े की बात, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, ये थोड़ा सा एरो बेहतर हो सकता है, इसको यूं करना चाहिए। बिकॉज व्हाट वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ कि ये जो एंगल इन दोनों के बीच में आता है 90 डिग्री होना चाहिए। Acceleration or the resultant force are always towards the center. Velocity is always tangent to the circle, so they both have a 90-degree angle between them. Right, let's move on and talk about the part C. उस पे क्या लिखा हुआ है? पार्ट सी पे क्या लिखा हुआ है? पढ़ो भाई पढ़ो। पार्ट सी पे लिखा हुआ है कि रेडियस 9.3 है डिस्क का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्ले इज 1.2 फ्रॉम द रिम, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑन द ग्राम। स्पीड उसकी 0.68 है, एंगुलर स्पीड आपने निकालनी है। यू शुड नो द फॉर्मूला दैट रिलेट्स स्पीड विद एंगुलर स्पीड, जो कि है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो v अगर आपको पता है 0.68 है, और रेडियस अब आपको यहाँ पे सही लेना है। देखो, आपका जो रेडियस है वो ये बनेगा इसका रेडियस, तो 9.3 में से 1.2 माइनस होगा। ठीक है, तो r को अगर हम सही से निकाल लें, तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा ये? इज दिस गोइंग टू बी 7.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको मैं 7.1 इंटू 10⁻⁻² करूँगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड है, तो फिर मीटर्स में ही रेडियस रखेंगे। 8.1 आएगा, आई एम सॉरी, 7.1 नहीं आएगा। और यहाँ आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में पहले बताओ। ओमेगा की वैल्यू आ रही जी 8.39 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं है। तो ये ओमेगा अगर आ रहा है तो इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 8.4 दे देंगे। ठीक है, रेडियंस पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन निकालनी है अब आपने क्ले की। उसके लिए आप दो फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। वी स्क्वायर आपके पास 0.68 का स्क्वायर, और आर ऑलरेडी हम 8.1 निकाल चुके हैं। और अगेन मीटर्स में इसको कन्वर्ट करना लाजमी है, बिकॉज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में आपको निकालनी है, और स्पीड भी मीटर्स पर सेकंड में है। सो इसका जवाब क्या आता है जी? 5.7 व्हेन यू राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सवाल हमेशा आखिरी पार्ट में यही होता है, कंपैरिजन कर रहे होते हैं आप दो चीज़ों के बीच में, जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं उनका एनालिसिस सही करना है। बेटा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आया बीच में। किसी ने बोला कि डिस्क का ओमेगा निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा है डिस्क का ओमेगा निकालें, क्ले का ओमेगा नहीं बोला हुआ। इसका क्या जवाब है? इस डिस्क की जो रोटेशन है, देखो डिस्क पे एक मॉडलिंग क्ले यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, जगह जगह इस डिस्क पे कुछ भी रख दो, डिस्क पूरी एक साथ रोटेट होती है ना। तो डिस्क का जो टाइम ऑफ रोटेशन है, ओमेगा इज बाय द वे 2 पाई अपॉन पीरियड। ये जो टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन है पूरी डिस्क का एक ही होगा ना, पूरी डिस्क एक साथ ही रोटेट करेगी ना। सही कह रहा हूँ या नहीं?
all these points will complete their one rotation in the same amount of time. So ओमेगा पूरी डिस्क का एक ही होता है. ठीक है, क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही है? ओके. अब दूसरा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर हम 9.3 नहीं रख सकते? 9.3 नहीं रख सकते क्या रेडियस? ये सवाल आपका वैलिड है, लेकिन उसके ऊपर जवाब ये है कि जो स्पीड आपको दी हुई है वो किस चीज़ की दी हुई है? स्पीड किस चीज़ की दी हुई है? यहाँ पे v किस चीज़ की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ? जो चीज़ v की दी हुई है वैल्यू, वो डिस्क के एज पे रखी हुई है या यहाँ रखी हुई है? उन्होंने स्पीड दी हुई है आपको, क्ले मूव्स विद दिस स्पीड. दैट्स व्हाट देयर वर्ड्स आर. सो जब आपने स्पीड क्ले की डाली है, तो फिर रेडियस भी क्ले का जो बन रहा है वहां से डालेंगे सेंटर से. वैलिड क्वेश्चन, पर चलो अच्छा हो गया, क्लियर हो गया. अब हम बात कर रहे हैं. सो यू हैव वन पीस ऑफ क्ले हेयर एंड वन पीस ऑफ क्ले हेयर. ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, लेकिन इसका रेडियस यहाँ से ज़्यादा बन रहा है, इसका रेडियस यहाँ से कम बन रहा है. ठीक है, तो सेकंड पीस हैज़ अ लार्जर मास, बट यू कैन ऑल्सो सी कि उसका रेडियस ज़्यादा है. सॉरी, रेडियस उसका सेंटर से कम है. अब वो कह रहे हैं आप कंपेयर करें इन तीन चीज़ों का, सेकंड वाले पीस की एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और एक्सेलरेशन. ये तीनों चीज़ें पहले पीस पीस से ज़्यादा है, बराबर है या कम है? तो तीनों रोज में एक टिक लगाना है. एंगुलर स्पीड की बात करते हैं. एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर स्पीड क्या होती है? एंगुलर स्पीड आप अगर उसको सही से समझें, जो 2 पाई अपॉन पीरियड से निकाल सकते हैं, जो बेहतर तरीका. आर ओमेगा भी आपने सोचा होगा जहन में, बट उसके अंदर पे दोनों की स्पीड्स अलग अलग हो जाएंगी. जब, या इस बात की अभी हमने जो पीछे मैंने बात की कि इस डिस्क पे जो चीज़ भी चिपकी हुई है वो अपना रोटेशन एक ही टाइम में कंप्लीट करेंगे. तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, बट इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज दिस टू कंप्लीट इट्स रोटेशन. तो एज पीरियड इज सेम, पीरियड दोनों का सेम है, तो फिर ओमेगा भी दोनों का सेम आना चाहिए. सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट वन. एक डिस्क के ऊपर जितनी मर्जी चीज़ें रखी वो यहाँ 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 यहाँ, जब वो डिस्क एक साथ अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी तो एवरीथिंग दैट इज प्लेस्ड ऑन दैट डिस्क will have the same time of rotation as well, and if the time of rotation is the same, then omega will be the same. अब वो पूछ रहे हैं लीनियर स्पीड. लीनियर स्पीड जो है ना, उसको आप इस फॉर्मूला से समझें तो ज़्यादा बेहतर है. बेटा, ओमेगा का मतलब होता है कि एसेंशियली फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको. ये बेटा टी, यार मेरी बात सुनो, इधर देखो, गौर से समझो. जब ये डिस्क अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी, जब ये डिस्क अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही ना, तो ये वाला जो क्ले का पीस है, क्या ये घूम के यहाँ पे वापस आ जाएगा या नहीं? और ये वाला क्ले का पीस भी घूम के उसी टाइम में अपने यहाँ पे वापस आ जाएगा या नहीं? तो इनका टाइम ऑफ वन रोटेशन क्या हुआ, सेम हुआ या नहीं हुआ? ये वाली बात को समझो अब. जब ये घूम के यहाँ वापस आएगा तो ये भी यहाँ घूम के अपनी जगह पे वापस आ चुका होगा. तो इनका पीरियड क्या हुआ? पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन. वो किसी भी चीज़ का एक डिस्क के ऊपर सेम ही होगा. दैट इज वाई द पीरियड इज द सेम, एंड इस पीरियड इज द सेम, ओमेगा इज द सेम. नाउ ओमेगा इज द सेम ऑलरेडी हम बता चुके हैं. रेडियस किसका ज़्यादा था? रेडियस इसका ज़्यादा है, जबकि इसका रेडियस कम है. तो ओमेगा तो दोनों का सेम है. आर किसका ज़्यादा है? पहले वाले का ज़्यादा है. तो स्पीड भी पहले वाले की ज़्यादा आएगी. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड पीस की लेस होनी चाहिए स्पीड. ये वाले कॉलम में हम टिक करेंगे. ठीक है, सेकंड पीस की स्पीड लेस होनी चाहिए, लीनियर स्पीड जिसे वी कहते हैं. अब आ जाती है एक्सेलरेशन. अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं. यू माइट थिंक सर मैं आर ओमेगा भी लिख लूँ, या फिर हम ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी यूज़ कर लें. अब इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि ये वाला फॉर्मूला मैं आपको कहूँगा अवॉइड करो यूज़ करने के लिए. बिकॉज हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि वन की स्पीड ज़्यादा है और वन का रेडियस भी ज़्यादा है. तो अब एक न्यूमरेटर भी ज़्यादा है और डिनोमिनेटर भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वी कांट रियली से फॉर श्योर, इवन दो इस पे स्क्वायर है, बट हमें नहीं पता कि स्पीड कितनी ज़्यादा है और आर कितना ज़्यादा है. तो इसमें ये दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ compete कर रहे हैं. वी के बढ़ने से भी ए बढ़ता है और आर के बढ़ने से ए एक्चुअली कम होता है. तो अब ये अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं पता ओवरऑल ए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा.
इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला देखना अवॉइड करूंगा, मैं ये फॉर्मूला देखूंगा, बिकॉज इस फॉर्मूले में फ़ायदा ये है कि मुझे पता है ओमेगा तो दोनों का सेम है, और आर जो है वो वन का ज़्यादा है, तो ए भी वन की एक्सेलरेशन भी ए की ज़्यादा आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी, यानी कि सेकंड पीस की एक्सेलरेशन लेस आनी चाहिए, विच मीन्स द आंसर टू द थर्ड रो इज ऑल्सो दिस वन। सर वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन में कुछ कांस्टेंट नहीं, सो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लग सकती। जब कोई भी, जब दो वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे हो, ये तीनों वेरिएबल ही चेंज हो रहे होंगे ना एक साथ, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लग सकती। प्रोपोर्शनैलिटी लगती है तब है जब एक चीज कांस्टेंट हो और सिर्फ एक के अगेंस्ट दूसरे वेरिएबल को आप देख रहे हो। ठीक है जुनैरा बेटा, दिस इज द वेरिएंट इन द ईयर, इट्स रिटन ऑन एवरी पेज। ओके, एंड आपके उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पिक्चर डाली हुई है, उसको पिन भी किया हुआ है, उस पर देख लिया करो, पहले से अनाउंस किया हुआ होता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक दफ़ा पेपर सॉल्व भी करके आया करो, ताकि आपको पता हो कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। विद रेफरेंस टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी को रेफर करना है, एंड व्हाट इज मेंट बाय द टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? सो व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर अन इक्विलिब्रियम? तो जो ऑब्जेक्ट्स इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच में नो नेट एनर्जी ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल कांटेक्ट में हैं, अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड की तरफ। उनका अगर टेम्परेचर बराबर भी हो जाए तो बीच में एनर्जी ट्रांसफर इधर उधर होती रहती है, लेकिन ओवरऑल नेट एनर्जी ट्रांसफर जीरो हो जाता है। ठीक है, सो नेट का वर्ड लाजमी आपने यूज करना है या आपने याद करनी डेफिनेशन। देर इज नो नेट thermal energy transfer between the two bodies if they are in thermal contact, full stop। एक सिलेंडर एक्स है, एक वाई है, दोनों में आइडियल गैसेस हैं, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच मीन्स कि इनका सेम टेम्परेचर होगा। ठीक है, इनका टेम्परेचर सेम होगा। उसके बाद आपको एक्स के अंदर मोल प्रेशर और वॉल्यूम बताया हुआ है, इसके अंदर आपको सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम बताया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं बताया हुआ। टेम्परेचर एक्स का 234 डिग्री सेल्सियस शो करना है, आप आइडियल गैस फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसके अंदर आप ये वैल्यूज़ डालें। टी की वैल्यू निकालो। अब टी की वैल्यू जो तुम्हारे पास आएगी वो अभी डायरेक्टली 234 नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो केल्विन में होगी। तो अब इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो 507 में से आप 273 माइनस कर देंगे, विच विल बी 234 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 507.36 केल्विन आएगा, लेकिन आपको अपना आंसर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 0.36 लिख भी लें, यहाँ भी लिख लें, और यहाँ पे 15 लिख भी लें, तो यू स्टिल हैव टू राउंड इट ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज ऑल द डेटा इज गिवन टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिटरमिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाई, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब देखो वाई के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक तो नंबर ऑफ मोल्स की नहीं दी हुई, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो तब करते हैं ना अगर नंबर ऑफ मोल्स पता होता, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये बताना है कि उनका टेम्परेचर सेम है, because they are in thermal equilibrium. So when two things are in thermal equilibrium, they have the same temperature. ठीक है, तो उसका टेम्परेचर भी कितना हुआ? 507 केल्विन ही हुआ। केल्विन वाले में यूज़ करूंगा क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करूंगा। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा वर्जन यूज़ करूंगा, ये वाला, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली निकल आते हैं। अब प्रेशर और ये हमारे पास वॉल्यूम है 2.9 और 0.043। एन निकालना है, के की वैल्यू क्या होती है?
1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि आपको डेटा में से मिल जाएगा। और टेम्परेचर वही 507। सो आपके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में जब अपना आंसर राउंड ऑफ करोगे तो एन आपका आना चाहिए 24। दिस वुड बी द आंसर। जो बच्चा जिसने अब एक 507.36 है और 273.15, यहाँ पे 273.15, यहाँ पे 507.36, आप दोनों लिख लें। बट फाइनल आंसर विल नॉट बी मोर देन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज योर डेटा इज नॉट मोर देन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 234.2 डेसिमल प्लेस में जो आंसर है वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट दैट इज नॉट द एक्चुअली द करेक्ट वे टू डू इट। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रिटेन करने हैं आपको ए एस से सिखाया जा रहा है। बेटा के 8.3.81, के की वैल्यू थोड़ी 8.31, वो तो आर की वैल्यू होती है 8.31। के की वैल्यू तो ये होती है। ये तो आपको पता होना चाहिए, आपके डेटा में भी लिखा हुआ है ऊपर। सो हमेशा डेटा से कांस्टेंट चेक करना, डबल चेक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। गैस एक्स के मॉलिक्यूल्स जो है उनका मास 4 टाइम्स द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाई है, तो एक्स के मॉलिक्यूल्स 4 टाइम्स हैवियर है। आर एम एस स्पीड जो है एक्स की वाई से कंपेयर करें। भाई आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन सी कि टेम्परेचर्स तो दोनों का सेम है। तो पहले आप ये बात लिखेंगे कि इनका टी सेम है, के भी कांस्टेंट है। ये टी क्योंकि एक वेरिएबल है तो आपने बताना है कि ये सेम है। ठीक है, ये एक्स का 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर ऊपर वाली सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो वी कैन से कि आर एम एस स्पीड इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। अब अगर m 4 टाइम्स ज़्यादा, यू शुड बी एबल टू डू दिस मेंटली बाय द वे, बट अगर m x का 4 टाइम्स ज़्यादा है तो उसकी आर एम एस स्पीड 2 टाइम्स कम आनी चाहिए। सही है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना इसलिए। अगर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ना होता तो क्योंकि ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो ये 4 टाइम्स कम होता, बट क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो अगर ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो ये 2 टाइम्स लेस होगा। बट अगर आपको इसमें आप स्ट्रगल भी करते हैं तो आप ऑब्वियसली यू कैन यूज़ दैट रिलेशनशिप, जो भी आप इन्वर्स प्रोपोर्शन से हमेशा निकाल सकते हैं कि भाई आप लिखो आर एम एस स्पीड ऑफ वाई, आर एम एस स्पीड ऑफ एक्स अपॉन आर एम एस स्पीड ऑफ वाई। एंड क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ एक्स के, यहाँ पे वाई के पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, यहाँ पे एक्स के पार्टिकल नीचे आएंगे और यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और उस पर अंडर रूट लगाएंगे, तो दैट विल लीड टू 1/2। और अब आप देख सकते हो कि एक्स की स्पीड वाई के मुकाबले में 1/2 है। एक्स की और वाई की स्पीड का रेशियो 1/2 है। सो ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मेंटल मैथ्स हम कर ही सकते हैं कि इसका डायरेक्टली अपने दिमाग में कर लें कि भाई ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो ये 2 टाइम्स लेस होगा। तो हमें एग्जैक्ट 3 मार्क का प्रॉपर आंसर देना है। सबसे पहले हम कहेंगे temperatures of both gases are the same, full stop. The RMS speed of an ideal gas is inversely proportional to the square root of the mass of each particle, full stop. Therefore, the RMS speed of particles of X will be 2 times less than the particles of Y. Anything left? टेम्परेचर सेम है, मास 4 टाइम्स ज़्यादा है, वो तो क्वेश्चन में लिखा था। क्वेश्चन वाली बात मैं रिपीट नहीं करता कभी भी आंसर में। इट्स जस्ट टेक्स अप स्पेस एंड to waste योर टाइम, सो यू डोंट नीड टू रिपीट दिस पॉइंट। टेम्परेचर वाली बात हमने इसलिए लिखी क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी और वो ऑब्वियसली फॉर्मूला में आ रहा है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट। यू डोंट नीड टू राइट, यू कैन इवन राइट द फॉर्मूला ओवर हेयर इन योर एक्सप्लेनेशन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर एक्सप्लेनेशन, बट हमने प्रॉपर तरीके से वर्किंग करके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलें, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे पे आते हैं। State what is meant by the internal energy of the system. So it's basically
the sum of randomly distributed, randomly distributed का word बहुत important है, randomly distributed potential and kinetic energies of the molecules of the system. ठीक है, all right, so हम यहाँ पे लिख देते हैं internal energy of a system is the sum of randomly distributed potential energy and randomly distributed kinetic energies of the molecules of the system. All right, I'm just gonna scroll up for 1 minute. जिसको यहाँ से कुछ समझना है बेटा प्लीज़ समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम एज वेल, वरना फिर क्वेश्चंस रह जाते हैं. टेम्परेचर सेम है, मास 4 गुना एक्स का ज़्यादा है, क्योंकि अंडर रूट एम से रेलिवेंट है, और फिर मैंने आपको वर्किंग करके भी दिखा दिया. ये बेसिक कॉन्सेप्ट से इन्वर्स प्रोपोर्शन के आपको कभी भी यूज़ करने आने चाहिए, बट यू शुडंट इवन हैव टू डू दिस. ये इस लेवल पे आके आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं कि यार ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो ये 2 टाइम्स लेस होगा, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लिख दो, उसका कोई खास फायदा नहीं है, लिखने का कोई नुकसान नहीं है, लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लिख दो. बट if you are going to replace it with the word molecules of the system, I am not sure that would be correct. molecules का word use करो, बेहतर है. ठीक है, और random distribution is important या random motion किसी ना किसी फॉर्म में लिखा हुआ. So we are on question number 3 right now with reference to kinetic and potential energies of the molecules. Describe and explain how the internal energy of the system changes. एक गैस है, उसको हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. तो अब ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज़ करो ना, बताओ पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, और वॉल्यूम के कांस्टेंट रहने से पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा. पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंसेज है उन पर डिपेंड करती है. जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, बट क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट है तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. सिंस द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज, therefore द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज. फुल स्टॉप. अब अगली बात हम करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है. सिंस द टेम्परेचर इंक्रीजेज, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज. फुल स्टॉप. सो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. सो दैट्स हाउ यू ब्रेक इट डाउन. पोटेंशियल एनर्जी को देखना है, काइनेटिक एनर्जी को देखना है, और फिर फाइनल आंसर देना है, क्योंकि दोनों का सम होती है. इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है एक्सप्लेन करने में. उसकी रीज़न क्योंकि उन्होंने बोला विद रेफरेंस टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज. समटाइम्स दे आल्सो से विद रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, मीन्स द सेम थिंग. सो यू आर गोना आंसर द क्वेश्चन विद द सेम लॉजिक. जब वो बोलेंगे विद रेफरेंस टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन यू कैन यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो अभी हम उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे टॉपिकल पेपर्स में, जब करोगे वहां पे फिर वो वाली लॉजिक यूज करोगे जब वो बोलेंगे. अभी नहीं बोला उन्होंने. ठीक है, ऑलराइट. वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पे. स्ट्रेच करने से पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ेंगी, क्योंकि स्पेसिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ रही है. सिंस द spacing between the molecules increases, the potential energies of the molecules will increase. Full stop. ऑल राइट, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. सिंस द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो डज नॉट चेंज. फुल स्टॉप. अब यहाँ पे वही बात, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, therefore internal energy will increase. Full stop. So that's your third question.
सर वायर को स्ट्रेच नहीं बेटा, वायर को स्ट्रेच करने का मतलब क्या है? उसकी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ से इंक्रीज हो गई? वायर को स्ट्रेच करने का मतलब इसको खींच रहे हैं आप, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। ओके, ब्लॉक का मास m है, वो ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकली, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाई हुई है और वो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। सिंपल सा सेटअप है जिसके अंदर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट हुई हुई है, बट उसकी वैल्यूज नहीं दी हुई है, इन टर्म्स ऑफ ए और इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा हुआ है। सो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो 3y है, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 2a है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको दी हुई है। कह रहे हैं हाउ फिगर 3.2 शोज दैट ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। एक तो ये कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 होना चाहिए और किसी भी मोमेंट पे इसको ग्राफ को कर्व नहीं होना चाहिए, विच मीन्स के एक्स और ए आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी ये कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, यानी कि जब एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है, और जब एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव है, विच मीन्स कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट होती है। तो इनकी ऑपोजिट साइंस भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की निशानी है, तो इन दोनों कंडीशंस ही आपको यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, so line is straight and passes through the origin, which shows acceleration is proportional to displacement, full stop। दूसरी बात, the gradient is negative, which shows that acceleration and displacement are always opposite to each other, full stop। तो ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस हैं। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वैसी कंडीशन पूछ लें या डेफिनेशन भी पूछ लें, तब भी आप यही करते हैं। कभी कभार वो आपको एक इक्वेशन दे देते हैं विच मैचेस दिस इक्वेशन, जिसके अंदर ए और एक्स प्रोपोर्शनल होते हैं और ओमेगा कांस्टेंट होता है और कोई नेगेटिव साइन होता है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस हुआ हुआ होता है, तब भी आपने यही बात लिखनी होती है। आई एम श्योर यू वुड हैव सीन सच क्वेश्चंस इन योर टॉपिकल प्रैक्टिस। एक्सप्रेशंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल, मास, एक्सेलरेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट एक्सेलरेशन का वेरिएबल नहीं यूज़ करना, उनकी वैल्यूज़ यूज़ करनी है ए और वाई के फॉर्म में फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैसे फॉर्मूला है वो 2 पाई अपॉन पीरियड है, लेकिन पीरियड यू विल नेवर गेट फ्रॉम दिस ग्राफ बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो है नहीं, ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे अब ओमेगा का आप जो फॉर्मूला दूसरा यूज़ करेंगे, 2 पाई एफ भी नहीं हो सकता, 2 पाई अपॉन पीरियड भी नहीं यूज़ हो सकता, आर ओमेगा भी नहीं यूज़ हो सकता, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो एक्सेलरेशन वाला यूज़ होगा, ये वाला। और एक्चुअली पता ये चलेगा क्या, देखो ये जो ओमेगा है वो आप इस तरह लिख लो, ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर वुड बी ए अपॉन एक्स का नेगेटिव साइन, राइट। एंड देन ओमेगा को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्वियसली अंडर रूट भी लेंगे, बट देन यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द values of a and x in terms of capital A and capital Y from the graph. So just pick any point on the graph that you like with their correct signs. So let's say I'm going to pick this point. I'm going to pick this point. अब ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू क्या है? x 3y के बराबर है पॉजिटिव, और a की वैल्यू क्या है? -2a है a की वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी जाके इक्वेशन में, यानी कि ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा a की जगह, एक माइनस साइन तो बाहर पहले से ही लगा हुआ है, एक माइनस साइन a का अपना है, और दूसरा यहाँ पे 3y हमने डाला। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो मैं ये माइनस माइनस साइन कट गया एंड यू गेट 2/3, या इस तरह लिख लो ना, 2a/3y, and then obviously you need to take the square root, so that would be the answer। ठीक है,
दैट वुड बी योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। 1 मार्क के लिए थोड़ी काफ़ी मेहनत है ये, बट खैर। मैक्सिमम स्पीड का आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए एट दिस मोमेंट इन टाइम। इसमें आ जाता है आपका ओमेगा और साथ में एम्पलीट्यूड, ये दो चीज़ें आती हैं। एम्पलीट्यूड मुझे पता है कि 3y है, एम्पलीट्यूड मुझे पता है कि 3y है, और ग्राफ से भी ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ, ठीक है। और ओमेगा की एक्सप्रेशन भी मैं अब ओमेगा को ओमेगा ही नहीं रखूंगा, इससे रिप्लेस करूंगा, बिकॉज आई हैव टू गिव माई आंसर इन टर्म्स ऑफ दीज। सो आई एम गोना राइट √2a/3y क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3y। सो हाउ डज दैट सिंप्लीफाई? आई जस्ट वांट टू सी के ओके, 3y/√3y, हाउ वुड दैट वर्क? दिस कुड आई थिंक डेफिनेटली सिंप्लीफाई फर्दर, इसकी बस मुझे थोड़ी सी अलजबरा फिगर आउट करनी है। √2a तो अपनी जगह रहेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सी के 3y/√3y, हाउ डज दैट सिंप्लीफाई, ये इसकी क्या सिंप्लीफिकेशन आएगी? थिंक अबाउट इट। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? कौन समवन इज गोना हेल्प मी आउट विद दिस? अब कॉन्जुगेट वगैरह लेके आओगे हैं? कॉन्जुगेट का मुझे मतलब भी भूल गया, इतना अरसा हो गया मैथ्स पढ़े हुए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह सब पढ़े हुए। हाँ हाँ, बताओ कैसे होगा? सर 3y की ओवरऑल पावर 1/2 हो जाएगी आई थिंक। टू इसको √2 3y इंटू √2a ओवर 3y होगा, तो 2a वैसे ही रहेगा, 3y इंटू √2a ओवर 3y का अंडर रूट होगा, तो ओवरऑल पावर 1/2 हो जाएगी। नीचे वाला 1/2 लेफ्ट वाले ऊपर को आधे को काटेगा, एंड ओवरऑल इट विल बी लाइक सही है। अंडर रूट थ्री पावर्स वाई लिख लूँ, आप ये कह रही हो? यस। पावर्स लिख लेते हैं, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे 3y है। 1 मिनट, पहले मैं एक चीज़ देख लूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी, अगर मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ 3 ÷ √3, तो ये √3 आता है। मैंने कैलकुलेटर में ये चीज़ डाली है, तो ऐसे मुझे सीधा √3 दे दिया, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू सी कि y/√y क्या होता है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोना डू दिस लिटिल बिट ऑफ वर्किंग ऑन द साइड। अब मैं लंबी चौड़ी कॉन्जुगेट्स वगैरह, वो मुझे कॉन्जुगेट का मतलब ही भूल गया है। ऑब्वियसली आसान सा कॉन्सेप्ट था लेकिन याद नहीं आ रहा। सो इफ़ आई वुड राइट इट लाइक दिस, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -1/2 है, तो y1 - 1/2, दैट गिव्स यू y की पावर 1/2, सो दैट लीव्स यू विथ √y अगेन। तो यही यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आई थिंक वी आर लेफ्ट विद दिस, एम आई राइट? सो फाइनली यू कैन टू मल्टीप्लाई, तो ये पूरी चीज़ 2a इंटू 3y हो जाएगी, विच विल मेक इट 6ay। इज दैट करेक्ट? या दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, सो इफ़ किसी को यहाँ पे मुश्किल हो रही है मेरी तरह, जैसा मुझे मुश्किल हो रही थी, तो आप देख लो, बट आई होप इट्स नॉट दैट हार्ड। ये वाला पार्ट मैंने सीधा कैलकुलेटर में डाल दिया, बट द सेम रूल अप्लाइज टू वाई एज वेल, कि किसी भी चीज़ का नंबर अपॉन सेम नंबर अगर अंडर रूट हो तो वो अंडर रूट, मतलब y/√y जस्ट √y, एंड उसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। सो इट्स आई थिंक क्लियर। 1 - 1/2 किया तो 1/2 आया, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो बस वो सारा यहाँ पे आ गया। और फिर ये क्योंकि दोनों ही अंडर रूट के अंदर थे तो कॉमन ले लिया, और फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, एंड दैट्स बेसिकली इट। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं निकालते, अब एनर्जी की बात करनी। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। एनर्जी जब बोलते हैं तो टोटल एनर्जी ही इंप्लाई कर रहे होते हैं, वो दे नॉट स्पेसिफिकली सेइंग काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपको 1/2 तो एज इट इज ही डालना है, m भी एज इट इज ही डालना है, बिकॉज यू कुड राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ m। अब जो ओमेगा है उसकी जगह अगेन वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन मज़े की बात ये कि अब मैं सिर्फ 2a/3y लिख रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर था, तो ये ओमेगा √2a/3y था। आई नीड ओमेगा स्क्वायर, सो वो स्क्वायर रूट हट गया वहाँ से, ठीक है। अगली बात है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए आई थिंक हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन बना चुके थे, नहीं एम्पलीट्यूड हमें पता ऑलरेडी क्या है, 3y, बट इट्स 3y का स्क्वायर, सो होल स्क्वायर करना, दैट विल बिकम 9y स्क्वायर। सो
कैन आई जस्ट राइट दिस डायरेक्टली ओवर हेयर? थोड़ा टाइम बचा लेते हैं. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये कैंसिल होगा इससे, एंड देन ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो सिंप्लीफाई हो गए. दिस ऑल सिंप्लीफाइज टू m. यहाँ पे 3 आ जाएगा ये वाला, और a और y. दैट्स व्हाट द फाइनल आंसर वुड बी. ठीक है जी. ओके. पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 0.75. द वैल्यू ऑफ 3y इज 1.8. सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू उन्होंने आपको सेंटीमीटर्स में दे दी है. एक्सप्रेशन निकालनी है अगेन. You need to determine an expression for x. So for displacement in terms of time t, where x is in centimeters and t is in seconds. First of all, you need to obviously know कि बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो इक्वेशन आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी है, उसकी बेसिक फॉर्म तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए. क्या होती है? एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी. दैट्स योर बेसिक एक्सप्रेशन. अब इसके अंदर हमें चीज़ें इंसर्ट करनी है. तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में. एम्पलीट्यूड उन्होंने कहा आपने सेंटीमीटर में ही रखना है इस इक्वेशन के अंदर. एक्स को सेंटीमीटर में ही डालना है, तो 1.8 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. यू वुडंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. सो यू वुड राइट एक्स इक्वल्स 1.8, एंड देन यू आर गोना राइट साइन. टी और एक्स को रिप्लेस नहीं करना. एक्स और टी तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेंगे. अब ओमेगा की बारी है. अब ओमेगा आपको पता है कि क्या होता है, 2 पाई अपॉन पीरियड. इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट करें, 0.75 यहाँ पे डालेंगे, पीरियड आपको दिया होता. सो 8/3 पाई आ रहा है. आई मीन यू कुड राइट 8/3 पाई एज वेल, बट डेसिमल इज ऑलवेज प्रेफर्ड, सो इट्स 8.377. आई एम जस्ट गोना राइट 8.4. पूरी इक्वेशन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही है. सो यहाँ पे आ जाएगा 8.4, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा 1.8. दैट्स योर इक्वेशन. सो x इज इक्वल्स टू 1.8 साइन ओमेगा की वैल्यू 8.4, और यहाँ पे t. दैट वुड बी अ फाइनल आंसर. ठीक है. सो हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए? 51 मिनट्स में वी आर डन विद द फोर्थ क्वेश्चन फॉर नाउ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, v को, एट अ पॉइंट. सो इट्स जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते थे, सिमिलरली करते थे डिफाइन. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आप डिफाइन करते थे वर्क डन ऑन अ यूनिट मास इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. डेफिनेशन लिखनी है. जो आप बता रहे हो मोहम्मद हमजा, वो आप फॉर्मूला बता रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज का. ठीक है. बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन देनी है. तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज नहीं लिखना, खाली यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में पॉजिटिव और यूनिट चार्ज, ये दोनों चीज़ें लिखना जरूरी है. सो ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. दैट्स योर कंप्लीट डेफिनेशन. अगेन ये आपको याद होनी चाहिए. वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज to bring it from infinity to the point. जिस पॉइंट पे भी आप निकाल रहे हो v की वैल्यू, इन्फिनिटी की स्पेलिंग भी उन्होंने सही मैसअप की है, पता नहीं क्या चाहते हैं. खैर, let's keep going. Two isolated metal charges x and y are near each other in a vacuum. You might remember last question जो हमने किया था अभी पिछले पेपर के अंदर, वो भी इससे मिलता जुलता ही था, बट उसमें graph was not given. Now this one is about the graph. Most of the questions from electric field are about two spheres जो कि चार्ज हैं और वो एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं. सो टू स्फेयर्स वाले जितने एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा कर लेना प्रैक्टिस. ठीक है. दे आर 1.2 मीटर्स अपार्ट. सो इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है p. इट कुड बी एनी पॉइंट ऑन दिस डॉटेड लाइन, और उसका डिस्टेंस लेफ्ट साइड से मेजर कर रहे हैं x. ठीक है. वेरिएबल डिस्टेंस है, p कुड बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन. और फिर उस लाइन के ऊपर दोनों स्फेयर्स के सेंटर से सेंटर तक का आपको v वर्सेस x का पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है. नाउ दिस पोटेंशियल ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डज नॉट टच जीरो. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपके जो स्फेयर्स हैं वो क्या हैं?
एक तो v जीरो को टच नहीं कर रहा, जब v जीरो नहीं हो रहा इसका मतलब है सेम चार्जेस हैं, नंबर वन। दूसरी बात हमें ये पता चल रही है कि v ओवरऑल पॉजिटिव है थ्रू आउट, तो हमें ये भी पता है कि दोनों का जो सेम चार्ज है वो एक्चुअली उन दोनों का चार्ज पॉजिटिव है। सो फर्दर आपको ये बात पता लग रही है दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का लाइक चार्ज भी है। अब इनमें से कोई एक बात ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर अभी आगे आई थिंक दोबारा ये हम क्वेश्चंस की थीम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आई थिंक फॉर द थर्ड पेपर रनिंग वी आर सीइंग दिस क्वेश्चन के कंक्लूजन्स ड्रॉ करें ग्राफ से। सो दिस इज लाइक अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग मोर एंड मोर ऑफ। सो रियली स्टडी योर ग्राफ्स बिफोर गोइंग फॉर द पेपर। जो जितने आपके ग्राफ्स आपने पढ़े हुए समझे हुए थ्योरी के अंदर, उनको प्रॉपर समझ के जाना। एनी हाउ, तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कंक्लूजन्स निकालनी है अबाउट द स्फेयर्स। सो पहली बात तो हमें ये पता लगी कि बोथ स्फेयर्स आर पॉजिटिव। मज़े की बात ये कि चार्ज ऑन एक्स इज पॉजिटिव, चार्ज ऑन वाई इज पॉजिटिव, ये दो अलग अलग पॉइंट उन्होंने लिखे हुए हैं। एनीवेज, फिर उसके बाद हम इवन ये भी पता लगा सकते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक वी कांस्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक वी कांस्टेंट है। ये दिस इज इनसाइड द स्फेयर, दिस थिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द स्फेयर, एंड दिस इज ऑल्सो inside the sphere, and this is from the surface of one sphere to the surface of the other sphere. So this distance over here and this distance over here will give you the radius of the spheres, ठीक है। फिर उसके बाद हमें आई थिंक हम ये भी बता सकते हैं चार्जेस कौन से स्फेयर पे कम या ज़्यादा हैं, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट उसके बाद मैं एंड पे आता हूँ। पहले जो हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो v इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, अब इनको एक्सप्लेन नहीं करना हमने कंक्लूजन्स को, बट एनीवेज हम ये बता देंगे। Sphere X is positively charged. Sphere Y is also positively charged. ये दो अलग अलग पॉइंट्स थे तो हम अलग अलग ही करके लिख रहे हैं, बट चलो अभी मैं एक ही जगह पे लिख देता हूँ। हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं। एग्जाम में आपने 3 ही लिखने हैं, ठीक है, अपनी आदत ये बनाओ, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्फेयर एक्स का अगर मैं निकालूँ रेडियस, तो ये आ रहा है 0.3 मीटर्स। रेडियस ऑफ स्फेयर एक्स इज 0.3 मीटर्स। Radius of sphere y is 0.1 meters. कैसे पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका रेडियस है, तो ये 0.1 आ रहा है y का रेडियस, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव स्कोर्ड योर मार्क्स, ठीक है। अब दोनों का चार्ज सेम साइन का है, इसको दोबारा से लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज हमने दोनों को बता दिया पॉजिटिवली चार्ज, तब उसी से तीसरी बात निकल रही है कि सेम साइन है, इसके कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर, अब ऑलरेडी हमें मार्क्स मिल चुके हैं, वी हैव स्कोर्ड आवर मार्क्स, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को कंपेयर करना चाहते हैं आप। अब चार्जेस का जब आपने मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो उसके अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर आपको फील्ड ड्यू टू, आई थिंक यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो v का फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिर्फ एक चार्ज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँ सिर्फ x के लिए, और इसका रेडियस यहाँ पे डाल दूँ, x का स्फेयर डाल दूँ, तो अब मैं जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और फिर y का अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे r का रेडियस डालता हूँ। अब मज़े की बात आपको ये पता चल रही है, नोटिस करना ज़रा, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है जो x की वजह से है, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या है जो y की वजह से। इनको कंपेयर करो, इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को भी कंपेयर करो, ठीक है। आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स की वजह से नहीं होगा, वाई भी उसको अफेक्ट कर रहा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे काम मुश्किल हो जाएगा अगर दोनों के लिए आप अप्लाई करते हैं। आई वुडेंट रिकमेंड गोइंग फॉर दैट पॉइंट, बहुत रिस्की लग रहा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि दोनों पे चार्जेस इक्वल हैं, ये इन्होंने जो है वो निकाला है, ठीक है। यू कांट, देखो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द स्फेयर्स यू कांट से कि किसका चार्ज ज़्यादा है किसका कम है। साइज की बेसिस पे भी नहीं कह सकते आप, और इसकी ग्राफ की बेसिस पे भी सिंपली आप ये नहीं बोल सकते इसका चार्ज ज़्यादा है और इसका चार्ज कम है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज वी की जो वैल्यू है यहाँ पे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू एंड आर बोथ,
ठीक है। जो बात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं Q को देखूं तो Q x जो है इट बेसिकली इज x का पोटेंशियल, x का रेडियस अपॉन k, राइट। अब नोटिस करो, एक मिनट के लिए प्लीज रुकना। जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, अभी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वी एक्स और आर एक्स, अब हमारे पास वी की एक्चुअल वैल्यूज नहीं है बट नंबर ऑफ बॉक्सेस ही काउंट कर लें। सो इट्स लाइक 12 बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? राइट। मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे बॉक्सेस लिखो, थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन चलो खैर है। यहाँ पे 12 लिख लो और यहाँ पे 0.3 लिख लो। व्हाट डू यू गेट? 12 into 0.3, 12 इज नॉट जस्ट आर्बिट्री यूनिट्स, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बॉक्सेस काउंट किए हैं। हम एक्चुअली दोनों का चार्ज कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो ऊपर आता है 3.6, नीचे तो k की वैल्यू आएगी, तो k तो दोनों के लिए सेम है। यही काम अगर मैं y के लिए करूँ कि y का अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ, तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 5, 10, 20, 30, 30 आ रहे हैं। सॉरी 30 लिखूंगा। 30 बॉक्सेस आ रहे हैं और यहाँ पे y की वैल्यू जो क्या नाम है, जो रेडियस की वैल्यू आ रही है वो 0.1 आ रही है। तो आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। वही बात है, मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई कर दूँ या ये फार्मूला अप्लाई करूँ तो ये सही नहीं है। क्योंकि इवन इस पॉइंट पे भी जो ओवरऑल पोटेंशियल आपको ग्राफ से मिलेगा वो इसका और इसकी दोनों का टोटल बन के आ रहा होगा। तो इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दिस। और यहाँ पे दोनों का चार्जेस ये अभी एग्जैक्टली कैसे कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी सोचने में इसमें मुश्किल हो रही है। सो हम यही जो हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं को हम आराम से 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब वी ऑलरेडी हैव 3 मार्क्स। हमारे पास ये वाला पॉइंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब जैसे मर्जी उसको देख लो। ठीक है, एक पॉइंट वैसे भी हमने एक्स्ट्रा लिख लिया है। अगेन So वही वो बात कि अगर आप दोनों का रेडियस लिख रहे हो तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि एक का रेडियस दूसरे से ज़्यादा है या किसका रेडियस ज़्यादा है किसका कम है। जब आपने वैल्यू लिख दी तो इट्स फाइन, यू जस्ट डोंट नीड टू। अब आगे आप रेडियस के रिलेटेड कोई और पॉइंट लिखोगे तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी। तो हमने जो चार्ज और रेडियस से रिलेटेड हमने टोटल जो 4 पॉइंट लिखे हैं उसमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख दें, पहले 3 लिख दें, आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अब ये जो इन्होंने चार्ज किस तरह निकाला है एग्जैक्टली उसके लिए फिर आपको थोड़ा मुश्किल एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी। यानी कि एनी वेयर ऑन दिस ग्राफ यू वुड एक्चुअली हैव टू पिक अ पॉइंट, उसको टोटल वी आपको रखना पड़ेगा। टोटल वी का जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें दोनों के वी आपको ऐड करने पड़ेंगे, वो करके के को कैंसिल आउट करके आपको क्यूज का रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि इवेंचुअली 1:1 आएगा। सर कैन वी राइट ई एफ एस इज जीरो एट, ई एफ एस क्या होता है? इज जीरो एट 0.6। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 at 0.6। आई मीन आपकी जो कंक्लूजन है वो गलत नहीं है, बट दैट्स नॉट द, वो जो कंक्लूजन है वो स्फेयर्स से रिलेटेड नहीं है। जैसे अबाउट द स्फेयर्स, तो अबाउट द स्फेयर्स जो है वो नहीं बनेगी फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो एट दिस पॉइंट जहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, वो बात आपकी ठीक है अपनी जगह। चलो, अब हम जरा आगे चलते हैं। प्रोटॉन इज हेल्ड एट रेस्ट at the position where x is 0.6, proton is released, describe and explain the motion of the proton। okay, सबसे पहले proton is positively charged। proton को कहाँ उन्होंने रखा है initially? at rest 0.6 पे। where would that 0.6 be? it would be over here। यानी कि जो भी 0.6 पे रख रहे हैं, अब अभी किसी ने बहुत काम की बात बताई। v के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है बेटा, v के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे जो अफेक्टिव होगी वो दोनों की तो जीरो होगी। तो अब प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड बट इट्स प्लेस्ड इन अ पोजीशन, अ पॉजिटिव पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ पोजीशन where electric field strength is zero। I'm not saying it's the midpoint or whatever, it is the midpoint actually। मिड पॉइंट ही बन रहा है। आई थिंक शायद इस बात से हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है।
जब नल पॉइंट मिड पॉइंट पे आ रहा है तो शायद उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि दोनों का चार्ज इक्वल था। खैर, तो मिड पॉइंट पे आ रहा है, नल पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट पे नहीं आता, बट क्योंकि दोनों का चार्जेस इक्वल था तो मिड पॉइंट पे नल पॉइंट आया। हमें ये डिड्यूस करने की जरूरत नहीं, हमें नल पॉइंट मिल गया। और हमें पता है कि ये नल पॉइंट है 0.6, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है। देखो, अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है आपका प्रोटॉन, इस जगह पे होता है या इस जगह पे होता, तो फिर उसने इधर मूव करना शुरू करना था, या यहाँ पे रखा होता प्रोटॉन तो इसने इधर मूव करना शुरू करना था। बट क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे है और हम यहाँ पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, तो उस पर फोर्स भी जीरो लगेगी। अब वो ऑलरेडी एट रेस्ट है, उस पर फोर्स भी जीरो लग रही है, तो फिर वो क्या मूव करेगा? करेगा नहीं मूव, इट विल रिमेन एट रेस्ट। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू से। ठीक है, इजीएस्ट वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम कहेंगे कि प्रोटॉन, देखो, जो भी पॉजिटिव पार्टिकल होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ऐसे ही है। पॉजिटिव पार्टिकल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो अगर आप प्रोटॉन को इधर रखते, जैसे मैंने अभी कहा ना, प्रोटॉन को इधर रखते तो इधर मूव करता, यानी कि यहाँ से वो ऐसे इट विल गो डाउन द पोटेंशियल हिल, यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ नेचुरली मूव करता है। यहाँ रखते तो इधर मूव करता। अब पोटेंशियल ऑलरेडी लोएस्ट एनर्जी पॉइंट पर रखा हुआ है, यानी कि प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी फर्दर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, तो वो मूव ही नहीं करेगा। ये भी एक तरीका है इसको आंसर करने का, कि पोटेंशियल ऑलरेडी वहाँ पे मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। बट वी विल जस्ट से कि उस पर फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, द इजियर एक्सप्लेनेशन। Electric field strength at this position is zero, therefore the force on the proton at this position is zero, so it will remain at rest. Not a very hard question. It's fine. ठीक है बस। चलो थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। आधा पेपर हमने कर लिया या नहीं, कोई मुझे बताएगा? टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इस पेपर में? कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई, ताकि ज़रा मुझे अंदाज़ा लगे कितनी स्पीड लगानी है हमने। ओके, कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई वी, इसकी कैपेसिटेंस सी एक्स है, इसकी कैपेसिटेंस सी वाई है। एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सी एक्स एंड सी वाई। ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे थोड़ा याद है, ये थोड़ा। फॉर द टोटल कैपेसिटेंस, कंबाइंड कैपेसिटेंस, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो आप पढ़ते हैं। सो सीरीज में इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आपने निकालनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि इनके अक्रॉस जो पी डी होगा वो इसका वी वाई और इसका वी एक्स होगा, और वो टोटल मिला के वी के बराबर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू से दैट कि टोटल वोल्टेज जो है इनके अक्रॉस जो वी है वो वी एक्स प्लस वी वाई के बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस शेयर होता है। ठीक है। दूसरी बात जो हम करेंगे, जो रीजनिंग यहाँ पे हमें देनी होती है, वो होती है चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज सेम। कॉमन चार्ज होता है जब जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटर्स, तो उनका जो चार्ज होता है वो आप सेम लेते हैं। जब पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज सेम लेते हैं और चार्ज फिर उनका एडअप होके आता है। तो चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है और वोल्टेज की ये इक्वेशन है। अब हम इनके अलग अलग वोल्टेजेस की एक्सप्रेशन बना लेते हैं। वी, देखो, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी आपकी एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, और ये टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे बन रही है। अब अगर मैं बात करूं अपना सिर्फ, तो अगर मैं बोलूँ यार इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी चार्ज क्यू है और टोटल चार्ज भी क्यू ही है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग ओवर हेयर एज एक्चुअली बेसिकली। तो सी एक्स की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, यानी कि जो हमारा एक्स कैपेसिटर है उसकी एक्सप्रेशन होगी चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स। और सी वाई की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, वही चार्ज अपॉन वी वाई। अब अगर मैं वी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं, राइट, यहाँ पे मैं अगर v को सब्जेक्ट बना लूँ, इधर v को सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये आ जाएगी एक्सप्रेशन। यहाँ पे वी एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं असल में स्पेस बचाना चाह रहा हूँ ताकि नीटली काम हो जाए, तो ये आ जाएगी एक्सप्रेशन। ठीक है, चार्जेस दोनों के क्यू क्यू रखने हैं और टोटल चार्ज भी क्यू ही रखना है, लेकिन जो आपने वोल्टेज है वो उनके अलग अलग रखे हैं और कैपेसिटेंस तो उनकी अलग अलग ही है। अब हम लिखेंगे यार, ये टोटल वोल्टेज वाली जो एक्सप्रेशन थी इसके अंदर यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये वाली और ये वाली एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन combined capacitance, that would be then Q upon Cx और Q upon Cy। ठीक है,
और फिर जाहिर सी बात है क्या होता है कि आप जो है वो ऐसे लिखते हो, क्यू यहाँ पे कॉमन ले लेते हो, ये 1/cx प्लस 1/cy हो जाता है, और ये क्यू कैंसिल हो जाता है, तो इट बिकम्स, ये आपने ऑब्वियसली फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है आपने, इसको डिराइव कर लिया। जब पैरेलल में आते हैं तो आप इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे आप चार्जेस को ऐड करते हैं और यहाँ पे आप बोलते हैं कि वोल्टेज दोनों का सेम होगा। चलो जी, ये तो स्टैंडर्ड सा आपकी जो आपने याद करी हुई होगी डेफिनेशन या डेरिवेशन, ये वो आई है, तो यू शुड गेट फुल मार्क्स इन दिस। टू कैपेसिटर्स पी एंड क्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पावर सप्लाई ऑफ वोल्टेज वी। पी की कैपेसिटेंस 200 है, कैपेसिटेंस ऑफ क्यू कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 400। अच्छा भाई ठीक है। व्हेन सी की क्यू की कैपेसिटेंस 0 है तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 2.5 मिली जूल्स। Show that the voltage supply is 5 volts. Draw the diagram first so we understand what is going on. So क्या चल रहा है यार, एक तो इरेजर भी। ऑलराइट, सो दिस इज V, इसको आप P बोल लो, ये 200 माइक्रोफेरेड्स है और ये जीरो है, जो जीरो कैपेसिटेंस है जिसकी उस पर चार्ज भी जीरो ही स्टोर्ड होगा अभी। ठीक है, ये Q है हमारा फिलहाल, ये जीरो है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो 2.5 मिली जूल्स है। अब एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट। अब जो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस है, अगर आप टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो टोटल कैपेसिटेंस से आएगी, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस याद रखिए कि दोनों की सिंपली ऐड करके आती है, पी की और क्यू की कैपेसिटेंस ऐड करके आती है। इसकी है 200 माइक्रोफेरेड और इसकी है जीरो, तो टोटल भी क्या आएगी, 200 माइक्रोफेरेड आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/2 × 200। ऑब्वियसली यू नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम माइक्रोफेरेड्स टू फेरेड्स, तो ये सी आ गया, और वी स्क्वायर आपने निकालना है और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 मिली जूल्स। अब वी आपका शो होना चाहिए, कितना आ रहा है, 5। दिखाओ भाई, इसको शो करके दिखाओ। सो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑन करें, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 200 माइक्रोफेरेड से, फिर स्क्वायर रूट लें, एग्जैक्ट 5.0 आ रहा है। ऑलराइट, ये बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मिली जूल्स व्हेन Q हैज मैक्सिमम वैल्यू। सो Q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, उन्होंने कहा था इट कैन गो फ्रॉम 0 to 400, तो अब ये 400 माइक्रोफेरेड पे है Q। तो अब आपका यही सर्किट दोबारा से आप वहां पे ड्रॉ करें अपने लिए, सर, जस्ट सो यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। अब इस सर्किट के अंदर जब आप टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, आपको पावर सप्लाई का तो पता ही है, अब आप दोबारा से टोटल एनर्जी जब निकालने जा रहे हैं तो वही हाफ सी टोटल कैपेसिटेंस और वी स्क्वायर यूज करेंगे। वी अब आपको पता है 5 वोल्ट है, और अगेन टोटल कैपेसिटेंस इस बार हो जाएगी 200 प्लस 400 इक्वल 600 माइक्रोफेरेड्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद CQ 400। क्यों नहीं बेटा, ये आप बोला हुआ है ना, ये उन्होंने बोला था कि इसको 0 से 400 हम वेरी कर सकते हैं, शुरू में उन्होंने रखी जीरो पे, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिया। अब 400 ले रहे हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि 400 कर दिया, तो टोटल कैपेसिटेंस हो गई 600 माइक्रो, और यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। चलो शाबाश, एनर्जी की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। तुम लोग सब सो गए हो, मुझे लग रहा है मैं अकेला ही पेपर कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। 7.5, ये जूल्स में है, तो मिली जूल सिंपली 7.5 होगा। ओए होए, ग्राफ्स, आपका फेवरेट काम, ग्राफ स्केच करना।
0.6, अच्छा, फिगर 6.2 में कह रहे हैं कि आप टोटल एनर्जी की वेरिएशन को प्लॉट करें with Q की capacitance as it is varied from 0 to 400. So the question is not about कि टोटल एनर्जी को टोटल कैपेसिटेंस के अगेंस्ट प्लॉट करें। अगर टोटल एनर्जी को टोटल कैपेसिटेंस के अगेंस्ट प्लॉट करें तो एक्चुअली ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या है? टोटल कैपेसिटेंस, राइट? टोटल कैपेसिटेंस और V का स्क्वायर। अब ये अगर वोल्टेज ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है अगर, तो ये और ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तब तो ये ग्राफ सीधा सीधा यूं बन जाता, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0, 0। आई मीन यू वुड ऑब्वियसली पे अटेंशन टू सम वैल्यूज, बट दैट वुड हैव बीन द शेप ऑफ द ग्राफ। राइट नाउ दिस इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग। दे आर सेइंग कि बेटा इस एक्सप्रेशन को एक्चुअली ब्रेक डाउन करके लिखो ऐसे। ऐसे, ऐसे लिखो इसको। और अब वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर भी तुम्हें पी की वैल्यू तो पता है, फिक्स्ड है 200 पे। ये तो तुम्हें पता है कि ये 200 पे फिक्स्ड है। ये वाली वैल्यू 0 से 400 जा सकती है। अच्छा, अभी मैं माइक्रो फेरेड्स को फेरेड्स में कन्वर्ट वगैरह करके नहीं लिख रहा, और ये कांस्टेंट है। अब सिनेरियो ऐसा है कि ये बनेगा तो लीनियर ही ग्राफ। आई मीन यू कैन सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिकॉज इसके ऊपर और इसके ऊपर पावर दोनों पे 1 है। ना यहाँ स्क्वायर पे कोई पावर है, ना इसके ऊपर कोई पावर है, ना इसके ऊपर कोई पावर है, ना कोई स्क्वायर है, ना अंडर रूट है। सो दीज टू आर डेफिनेट इज गोना गेट अ लीनियर ग्राफ फॉर श्योर, and you will have some sort of intercept as well. Again, what comes in? Y is equals to mx plus c. You need to रीअरेंज दिस इक्वेशन इन सच अ वे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो जाए, तो डेफिनेटली टोटल एनर्जी तो यहीं आएगी। अब ये 1/200 जो है, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाता है 1 अच्छा, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है आई थिंक, बस सही है। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस नाउ। एक्चुअली मुझे समझ में ये आ गई कि एनर्जी मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे एनर्जीज की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी पता है। अब मुझे पता है कि व्हेन सी क्यू वॉज ज़ीरो, आई न्यू कि जब सी क्यू ज़ीरो था, मुझे यहाँ से सिर्फ ये पता लगाना था कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बस मुझे यहाँ से ये पता लगाना था। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम ऑन द इक्वेशन। आई कुड सिंप्लीफाई दिस फर्दर एंड परफेक्टली मेक इट इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बट हमें फ़ायदा नहीं है यहाँ पे फर्दर इसका काम करने का। हमें सिर्फ ये पता है कि जब सी क्यू ज़ीरो था तो एनर्जी कितनी थी? 2.5 मिली जूल्स थी। तो 0, 2.5 पे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और जब सी क्यू 400 था, ये भी उन्होंने हमें हमसे कैलकुलेट करवाया, जब सी क्यू 400 था तो टोटल एनर्जी कितनी थी? 7.5 थी। तो 7.5 पे यहाँ पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, एंड आई नीड टू जॉइन दिस विद अ स्ट्रेट लाइन। आई नो दिस बिकॉज आई हैव सीन द इक्वेशन where this and this are just linearly related to each other। बस इतना सा लाइन बनानी है, कर्व बनाना है, बस वही डिसाइड करना था। आई मीन ये मुझे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये एक्चुअली दिखाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये बस लिख दिया, इसमें भी पता ही चल रहा है। आई मीन आई डोंट नीड टू राइट इवन दिस लाइन, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ब्लॉब्स क्या होते हैं? नहीं नहीं, वो पॉइंट्स मैंने अपने लिए बनाया बेटा, और ये ब्लॉब्स नहीं बनाए हुए, ये एक डॉट है जिसको सर्कल किया हुआ है ग्राफ बनाने के लिए। या फिर आप क्रॉसेस बनाओ, या फिर आप बस लाइन ऐसी बनाओ कि जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग्स मैंने आपके लिए बनाए थे। चलो शाबाश, रैप अप करें यार पेपर। हम्म, फेराडेज लॉ बताना है। सो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वोल्टेज, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट्स एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। दोज आर द वर्ड्स, जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस। The magnitude of the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. इसको अगर आप फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, याद है आपको? अब ऐसे लिखते हैं, V इक्वल्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ऐसे लिखते हैं। इसका यहाँ पे चेंज लिख लेते हैं और यहाँ पे डेल्टा टी आ जाता है। दिस इज हाउ यू वुड राइट द इक्वेशन फॉर दिस एज वेल एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स।
वो कहने जी एक कॉइल है एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। सो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कॉइल को आपने सेंटर 0 वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको वेरी किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पासिंग थ्रू द कॉइल इज वेरीड साइनोसॉइडली लाइक दिस, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर रहे हैं। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में से पास कर रहे हैं, जब वो चेंज होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इन पोजीशंस पे ईएमएफ इंड्यूस होंगे इस कॉइल के अंदर, और आपका वोल्टेज यहाँ पे लेट्स से अगर पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव, जब ये ग्रेडियंट ज़ीरो होगा तो यहाँ पे रीडिंग ज़ीरो आएगी। यानी कि इस ग्राफ के ग्रेडियंट को देख के, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करना, बट इस ग्राफ के ग्रेडियंट की जो वेरिएशन है वो हमारे ग्राफ की ग्रेडियंट की वेरिएशन भी होगी। पर हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं और इसके यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ से, फिर हमारे पास टाइम्स की वैल्यूज़ हैं, एरिया ऑफ द कॉयल है, तो हम एक्चुअली फ्लक्स और एक्चुअल जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम अपना ग्राफ भी एंड में स्केच कर सकते हैं, जो कि हमें करना ही है। बट जनरली व्हेन यू ड्रॉ दिस ग्राफ यू लुक एट द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। एंड इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के आपने टॉपिकल करते हुए क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत सारे। एनीवेज, तो नंबर ऑफ टर्न्स 40, एरिया इतना, मैक्सिमम फ्लक्स जो है 1 टर्न ऑफ द कॉइल से निकालना है, यानी कि सिर्फ अभी फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स लिंकेज नहीं निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है B × A, और ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द कॉइल है तो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह नहीं डालना। तो मैक्सिमम फ्लक्स अगर निकालना है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी चाहिए, जो कि कितनी आ रही है, फिर अजीब सा स्केल ले लिया ना इन्होंने। अब ये वैल्यू क्या है, 4 को ज़रा 10 से डिवाइड करो, 0.4 आता है। तो दिस इज 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6, 6.4, 6.8, 7.2 मिली टेस्ला। मिली टेस्ला मत बोलना। एरिया ये आपको दिया हुआ है। ओके, लेट मी नो व्हाट द आंसर इज। 2.3 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। वेबर्स में आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकाल दें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो एक तरह से ईएमएफ ही निकाल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ वन कॉइल का निकालना है आपने, राइट? अभी हमें सिर्फ एक कॉइल के अंदर निकालना है, 1 टर्न ऑफ द कॉइल के अंदर, आई थिंक। नहीं, लिंकेज बोला है इन्होंने, तो अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी डालने हैं। तो पहली बात तो ये कि फ्लक्स लिंकेज कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये होता है फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। अब जो फ्लक्स था जो पास कर रहा था वो इतना था, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 340। तो पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने निकाल लिया कितना आ रहा है, ठीक है? ये कितना आ रहा है जी, 340। एक मिनट, नहीं, ये तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से जो पास कर रहा है वो निकाल रहे हैं, इसका तो फ़ायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जब हम निकालेंगे तो ये तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकल रहा है, हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकालना है। अब ये जो रेट ऑफ चेंज है इस ग्राफ से कैसे निकलता है, किसी भी ग्राफ से रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? ग्राफ से रेट ऑफ चेंज आप निकालते हैं, बोलो 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 बोलो, ग्रेडियंट के थ्रू। और ये ग्राफ जो है इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट कहाँ पे, वेयर इज दिस ग्राफ स्टीपेस्ट? द स्टीपेस्ट पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ्स आर हेयर, 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 हेयर। डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, ठीक है? अब अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल सो 8, ये 7.2 है, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है बेटा, लोएस्ट पॉइंट कितना है, 3.6, 3.2, 2.8, 2.4। अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 7.2 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 2। मैं मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि स्टीपेस्ट पॉइंट वही होता है, 4.8 इज द स्टीपेस्ट पॉइंट। तो ये स्टीपेस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, सो आई एम पिकिंग दिस एज माई स्टीपेस्ट पॉइंट।
अब जब मैं इसका टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा इसको बेहतर कर लेते हैं अभी। कुछ ऐसा बनेगा टेंजेंट। अब इस लाइन का टेंजेंट आप परफेक्टली बना भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऊपर से बनाना नहीं है टेंजेंट, नीचे से बनाना है, बीच में से बनाना है, तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। एनी हाउ, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब मैंने जो अपना टेंजेंट बनाया उस पर मैं कुछ काम की चीज़ें निकाल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन पिक दिस एज वन ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, तो एक पॉइंट में ये मार्क कर लूँगा। आई थिंक मैं ये पॉइंट मार्क कर लूँगा, ये वाला एक पॉइंट ये मार्क करूँगा, और मैं एक ये वाला पॉइंट मार्क करूँगा। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मैं वैल्यू लूँगा और ग्रेडियंट निकालूंगा। ठीक है। ओके, तो आपने जब ये चीज़ निकालनी है, तो ये आप क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकाल रहे हैं। अभी आप सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स लिंकेज का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत तो है। आई थिंक इज इट 3 मार्क्स, शुड बी 3 मार्क्स या। तो ग्रेडियंट निकालते हैं, शाबाश, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अब जरा हेल्प आउट करो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? इज 0.9 कॉमा 7.6 milli Tesla. What are the coordinates of this other point? 0.1 comma 2, right? So those are the coordinates. Let's find the gradient from the tangent. And remember, what is gradient? It is only delta b upon delta t, not phi, and not, अभी इसमें एरिया और n मल्टीप्लाई नहीं हुआ। याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होती है? n, b और a, और फिर इसका डेल्टा टी आप निकालते हो। एक मिनट रुको ज़रा, थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से लिख लूँ। डेल्टा बी यहाँ लिख लो, और फिर एन और ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सो अब सिचुएशन ये है कि अभी तुम ये वाला पार्ट निकाल रहे हो, जस्ट रिमेंबर दिस। बाद में ये वाली चीज़ हम एंड में करेंगे। ओके, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। सो व्हाट आर द नंबर्स? 7.6 माइनस 2, एंड यू हैव टू डू 10⁻³ बिकॉज मिली टेस्ला था। और यहाँ पे आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये आई थिंक सबका थोड़ा बहुत डिफरेंट आ ही सकता है, क्योंकि जो आप और मैं कोऑर्डिनेट चूज़ करेंगे एग्जाम में, वो नेचुरली थोड़े बहुत तो डिफरेंट आएंगे। तो ये कितना आया, ग्रेडियंट कितना आया, जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं उसके थ्रू कितना आया? हम्म, कौन निकाल रहा है भाई? ये आ रहा है जी 7 × 10⁻³ ठीक है। अब हम यहाँ पे, सर जी जी बोले। आपने नीचे नहीं करा मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट पावर -3 से? किया है ना। कहाँ पे दोनों नहीं जगह किया? होगा ना, मिली सेकंड है ना। मिली सेकेंड है? मैंने ये जी। नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मैंने अज्यूम कर लिया सेकंड ही होगा। तो फिर तो दोनों जगह ही कैंसिल हो गया। फिर तो इसको कैंसिल ही कर दो, तो ऊपर से हटा देता हूँ बस। बस 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 लो, और इसको n और a से मल्टीप्लाई करो। n कितना है? 340, और a कितना है? वो आपके पास है ऑलरेडी, 3.2 × 10⁻⁻⁴। चलो, मेरे पास तो आ रहा है आंसर 0.76। अबे इनका इतना डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्या हमने पॉइंट्स बहुत गलत लिए हैं क्या?
मेरे पास तो आ रहा है मतलब हमारा आंसर करीब करीब आ रहा है, बट उनका हमसे काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि वी आर गेटिंग 0.76 बट दे आर गेटिंग इज 0.82। ठीक है, सो वी हैवंट डन एनी रॉन्ग, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत नहीं है, बट व्हाट आई एम जस्ट थिंकिंग इज कि इन्होंने क्या ही पॉइंट्स ले लिए हैं जो हमसे इतने डिफरेंट होंगे यार, इतना गलत तो नहीं बनाया मैंने टेंजेंट, सही बनाया ऑलमोस्ट। सर हाँ सर जी। ये सवाल मैंने पहले भी पास पेपर में किया था, और इसका इसको इस जो उन्होंने आंसर पीछे दिया दिया हुआ होता मार्किंग स्कीम में, वो मैंने 4 दफा करने की कोशिश की है, वो वैसा आंसर आता ही नहीं है। पता नहीं क्यों। हाँ, आप अब टेंजेंट मोस्टली, कहीं से भी बना लो। सो इन मोस्ट केसेस व्हाट हैपेंस इज कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मार्किंग स्कीम में हमेशा एक रेंज गिवन होती है। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करके आंसर सर निकालना है, बट वो एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ उन्होंने। जी जी बोले। सर मैंने भी ये टॉपिकल में करा था, तो मेरा भी यही मसला आ रहा था कि ग्रेडियंट का बहुत डिफरेंस आ रहा था। अभी भी यही है, मेरा 0.75 आ रहा है। पेपर साइज का इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर, तो पेपर के साइज का इशू नहीं बनना चाहिए। मैंने अपने हाँ, स्कूल के टीचर से भी पूछा था, उनको भी समझ नहीं आ रहा। नहीं जो समझ का कोई मसला नहीं, कैलकुलेशन का ही वो हो सकता है। एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख सकते हैं हम। एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने डाउनलोड नहीं की हुई, वरना मैं वो जल्दी से खोल के देख लेता, हो सकता है की भी हो, चेक कर लेता हूँ। बड़ी ख्वारी होती है यार इन चीज़ों में बीच में करने में। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट गोना टेक अ कपल ऑफ मिनट्स टू सी इफ़ आई हैव द एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ दिस ईयर। यूजली मैं डाउनलोड करके रखी हुई होती हैं, कभी कभार। 2024 है ना ये? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट हैव इट। कंप्यूटर को वॉइस सर्च करके बोल देते हैं, शायद जल्दी जल्दी कर ले। एग्जामिनर रिपोर्ट 97, पूरी बात तो सुन ले भाई, 1 मिनट। 9702 एग्जामिनर रिपोर्ट, वो बात ही नहीं सुन रहा क्या यार। छोड़ो, दफ़ा करो बस, हम उनकी वैल्यू भी आगे यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। सो वी जस्ट गोना यूज़ दिस वैल्यू फॉर नाउ, ताकि हमारे आगे तो आंसर तो मार्किंग स्कीम से मैच तो कर सकें हम, ठीक है। तो अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, बट वी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, लाइक हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया, सो नॉट श्योर वाई द वैल्यू इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन की बात है सारी, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। खैर, आगे चलते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट पे क्वेश्चन एंड पे अगर हमारे पास 2 मिनट बचे ना तो खोल के देख लेंगे, अभी फिर बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस हो सकता है? देखो बेटा, अब ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के इक्वल, राइट। ऊपर फॉर्मूला लिखा था मैंने कि वो इसके इक्वल ही होता है। तो हमने जो चीज़ निकाली है वो यही तो निकाली है, सो इट विल बी 0.82 अगेन। तो जो भी हमारे पिछले पार्ट का आंसर है वही यहाँ भी आंसर, और इन्होंने इसीलिए स्ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज यू डोंट नीड टू रीकैलकुलेट दिस। सो मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? 0.82। अब वो कह रहे हैं ईएमएफ की वेरिएशन फ्रॉम 0 to 6 मिली सेकेंड्स, अब आप प्लॉट करें मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू। इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ये और ये है आपका मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू है। अब हमारा जो वेरिएशन है साइनोसॉइडल का, जब ग्राफ बना हुआ होता है ना यहाँ पे, तो आपका भी साइनोसॉइडल ही बनेगा, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जहाँ जहाँ पे इधर रेट ऑफ चेंज जीरो है वो ये वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, तो आपका ईएमएफ यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड पे अपना जीरो ईएमएफ पहले ही प्लॉट कर लो, मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ। सो ऑब्वियसली ये तो आपके बन गए। अब आपने जो नीचे से स्टार्ट करना है अपना ग्राफ, या ऊपर से, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेडियंट आपको शुरू में पॉजिटिव मिल रहा है और इसको आप पॉजिटिव ईएमएफ लेना चाहते हो तो ईएमएफ ले सकते हो। यहाँ पे आपका मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा इस वाली टाइम के ऊपर, फिर यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, वाइस वर्सा। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, और ये वैल्यू मैक्सिमम की उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी बता दी है, वी नॉट यहाँ पे लिख दिया ना, इसलिए हमें पता है। अब जब ग्राफ बनेगा तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी थोड़ा मेरा स्केच इतना अच्छा नहीं बन रहा, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ बस इसको। दिस इज गुड इनफ।
जो बेटा साइनसोइडल कर्व होता है उसका मिड पॉइंट ही स्टीपेस्ट होता है, और कुछ स्टीपेस्ट नहीं होता उसका. इट डजेंट मैटर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी फाइन ईदर वेज. ठीक है, वह आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव से स्टार्ट करें. ईएमएफ के अंदर उस पर इतना ज़्यादा नहीं करते. अच्छा जी, वेरिएशन ऑफ वोल्ट वी एंड टी कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. ए एंड बी जो है इसके अंदर वो कॉन्स्टेंट्स हैं. ए और बी की वैल्यूज आप डिटरमिन करें. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन एक्चुअली है क्या. ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है और ये होता है ओमेगा, और ये टी होता है. मैक्सिमम वोल्टेज आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 0.82, राइट. सो 0.82, इसके यूनिट यहाँ पे लिखो वोल्ट्स, बिकॉज ये वोल्टेज है. बी जो है वो ओमेगा है, तो बी इज ओमेगा, और वो 2 पाई अपॉन पीरियड से आता है. पीरियड आपका क्या है, सेकंड्स में आप डाल लें पहले. पीरियड आपका है 2 मिली सेकेंड्स. जल्दी से बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है. 3141 रेडियंस पर सेकेंड. सो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना हो जाएगा, 3100 रेडियंस पर सेकेंड. ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस इन आंसर्स हटा के देख लें. सर जी बेटा बोलें. सर जैसे हमारे पास जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू सही नहीं आई, तो हाँ, आगे जो आगे जैसे आगे वाले पार्ट में भी उन्होंने लिया हुआ है वोल्टेज, उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में भी उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू ली हुई है, तो ईसीएफ लगेगा या नहीं लगेगा इसमें? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए. ठीक है। ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं ज़रा क्लीन अप कर लूँ, पहले से हुआ है, फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसको सॉल्व करता हूँ. ऑल राइट, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन. ठीक है, और ज़रा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उसके अंदर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है एक स्टार का. आपको एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है एक स्टार का इन अ गैलेक्सी. उसके अंदर आपको 3 जगह पे लाइंस नज़र आ रही हैं, यानी कि 3 ट्रांजिशंस जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स में हो रही हैं, वो आपको एक तरह से नज़र आ रही हैं, जो आपने क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है. साथ साथ स्पेस फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट दिस स्पीड. सो गैलेक्सी इज रिसीडिंग, तो इसका मतलब है कि आपको ये जो पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है, उसमें आपको जब आप एक्चुअल ऑब्जर्व करेंगे, ये तो एक्चुअल उसका स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम, लेकिन जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें आपको रेड शिफ्ट नज़र आएगा. अब इसमें यहाँ पे बनी हुई है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. आपको क्या नज़र आ रही है यहाँ पे, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस तरफ होगी. सही बोल रहा हूँ, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, यानी कि रेड वाली साइड ये है और इंडिगो वाली साइड ये है. तो रेड शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा. ये सारी लाइनें जो हैं वो इधर 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 शिफ्ट हुई होंगी. ऑल ऑफ दीज लाइंस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, जो यूजुअली आप अपने डायग्राम्स में देखते हो राइट पे होती है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको उल्टा कर दिया. जस्ट कीप दैट इन माइंड. ठीक है,
तो तीनों लाइनें शिफ्टेड होंगी थोड़ी सी। अब ये वाली जो लाइन जो शिफ्ट हुई है इसकी पर्टिकुलर हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो हम आगे जाके देखते हैं। सो गैलेक्सी की रिसेशन स्पीड दिखाई हुई है। एक्सप्लेन हाउ द पोजीशंस ऑफ द लाइंस इन द मैक्सिमम स्पेक्ट्रम सीन बाय द ऑब्जर्वर विल डिफर फ्रॉम द पोजीशन शोन ऑन फिगर 3.1। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? क्योंकि स्टार मूव अवे कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। स्टार इज मूविंग अवे, तो डॉपलर रेड शिफ्ट होगा। ये वर्ड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, डॉपलर रेड शिफ्ट होगा। So this will cause the lines on the spectrum to move towards the longer wavelength, which means to the left in this particular example. So they could have asked you to sketch the lines as well, but they ask you to describe it. तो आपने describe कर दिया अपने words में। अब वो कह रहे हैं आप lines draw भी कर दें, इनकी पॉसिबल पोजीशंस। तो सारी लाइनें बस आपने थोड़ी थोड़ी लेफ्ट पे दिखानी है, और इनका जो डिस्टेंस आप दिखा रहे हैं वो सबका बराबर बराबर ही दिखाना है ऑलमोस्ट। ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर इसमें ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहे हैं। बराबर बराबर मूव करें लाइंस को, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये जो लाइंस हैं दे करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। वो कह रहे हैं कि जो इसमें लाइन करस्पॉन्ड कर रही हैं वो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशंस हो रही हैं सारी। जो 3 ट्रांजिशन हो रही है उसमें से एक एनर्जी लेवल तो यही वाला है, बाकी वन ऑफ द लाइंस इज फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर्स। अब वो कौन सी है 488 नैनोमीटर? फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली 488 नैनोमीटर वाली है, ठीक है। अब ये 488 नैनोमीटर वाली जो है लाइन, सपोज कर लो अभी ये वाली है, ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो 488 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, जो फोटोन एमिट हुआ है, या जो यहाँ पे बेसिकली वेवलेंथ आ रही है, इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ से कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, एच एफ होती है, वेवलेंथ से निकालते हैं तो एच सी अपॉन लैम्डा होती है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा जाएगा, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लैंक कॉन्स्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट तो एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगे, राइट। और जो वेवलेंथ की वैल्यू उसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करके यहाँ डाल दिया, आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एनर्जी ऑफ द फोटोन इन जूल्स। विच वन? जो कि 488 नैनोमीटर का था। अब कह रहे हैं एनर्जी निकालें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ऑफ द एनर्जी लेवल फ्रॉम विच द ट्रांजिशन वाज हैपनिंग। तो देखो एनर्जी लेवल वाज गोइंग टू दिस लेवल, कौन से एनर्जी लेवल से आ रही थी ये बताना है। अब मेन कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये एनर्जी लेवल्स बना दिए। लेट सपोज दिस इज द ट्रांजिशन, इसमें से एनर्जी ट्रांजिशन कहाँ से आ रही है ये हमें निकालना है, E1 निकालना है, और किस पे जा रही है वो हमें उन्होंने ऊपर बता दिया था। अब ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स है वो एक्चुअली इसके इक्वल होना चाहिए। जो फोटोन एमिट होता है पर्टिकुलर एनर्जी का, वो इस एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो E1 और E2 को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा ये हमारी इस एनर्जी के बराबर है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमें फर्दर EV में निकालनी है एनर्जी, तो हम इसको लिख देंगे डेल्टा E, यानी कि E1 माइनस E2, सही है, ये होगा। अब इसमें जो E की वैल्यू है, डेल्टा E की वैल्यू, वो मैंने यहाँ जूल्स में लिखी है, ठीक है। और इसको मैं 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 से डिवाइड करके क्या कर रहा हूँ, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि अब आपके पास ये एनर्जी एसेंशियली ईवी में आ गई है, ठीक है। तो मैंने एक ही स्टेप में इसको कर लिया। E1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और E2 की वैल्यूज हमेशा बाय द वे सारी ही नेगेटिव में होती हैं, तो इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ ही लिखूंगा, फिर इसका आंसर भी माइनस साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। अगर आप माइनस साइन पहले नहीं भी डाल रहे और आपका आंसर जो भी आ रहा है, फिर एंड में उसको माइनस साइन के साथ ही लिखो। सारे एनर्जी लेवल्स नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो लेस नेगेटिव होते रहते हैं, यानी कि जीरो को अप्रोच करते हैं। सो दिस वन इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दिस वन इज फर्देस्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी इज एसेंशियली जीरो। तो E1 की वैल्यू आती है -0.85। लेकिन इसको पहले EV में अलग से पहले स्टेप में भी कर सकते थे, इसको पहले डिवाइड कर लेते ताकि इसको जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। फिर यहाँ पे आपने वो डाली, अब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डायरेक्ट आंसर आएगा -0.85, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था लाइन स्पेक्ट्रा का रिलेवेंट क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं कि आप वेवलेंथ निकालें नैनोमीटर में एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। तो अब 488 नैनोमीटर का फोटोन एक्चुअली एमिट हुआ था, ऑब्जर्व होके तो थोड़ी सी वेवलेंथ ज़्यादा आएगी ना, ऑब्जर्व होके वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, विच इज़ व्हाट वी कॉल डॉपलर रेड शिफ्ट। तो अब कितनी ज़्यादा आएगी, रेड शिफ्ट कितना है, डेल्टा लैम्डा कितना है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें रेड शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रेड शिफ्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन C। ये स्पीड ऑफ द गैलेक्सी आपको दी हुई है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता है। डेल्टा लैम्डा आपको निकालना है, और लैम्डा जो एक्चुअल फोटोन की वेवलेंथ थी वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर प्लग इन कर लेंगे सारी वैल्यूज़, और मैं इसको नैनोमीटर में ही रखता ताकि मेरे पास डायरेक्टली नैनोमीटर में ही आए, क्योंकि ये रेशियो है तो इसमें यूनिट्स सेम ही रहेंगे। तो मेरे पास डेल्टा लैम्डा आ रहा है 10 नैनोमीटर्स,
और ये मुझे ओरिजिनल वाली वेवलेंथ में ऐड करना है, क्योंकि रेड शिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ इंक्रीज होना। तो 488 में जब 10 प्लस हो जाएगा तो 498 नैनोमीटर्स आएगा। सो द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर फॉर दैट पर्टिकुलर फोटोन वुड बी 498 इंस्टेड ऑफ 488। तो 10 नैनोमीटर्स का रेड शिफ्ट हुआ है। अब हबल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और कह रहे हैं कि डिस्टेंस निकालें गैलेक्सी का अर्थ से। हबल्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू हबल्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। स्पीड आपको गैलेक्सी की बताई हुई है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई, ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी। स्पीड यहाँ लिख दी, हबल्स कांस्टेंट यहाँ लिख दिया, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, इसको राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर में इधर लिख दिया। सो आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्चुअली द की थिंग। रेस्ट ऑफ इट, ये दोनों पार्ट्स बेसिकली थोड़े से सोच समझ के करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ इट इज़ प्रीटी स्टैंडर्ड, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। अब हम 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको जल्दी जल्दी 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब बताना है। बताओ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं सारे, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। जब आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो यू नीड टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू सेपरेट ऑल दोज न्यूक्लियॉन्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि इतने दूर चले जाएं कि वो फोर्स अफेक्ट ना कर रही हो एक दूसरे को। सो न्यूक्लियस के जो सारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज वैसे ही बहुत स्मॉल होती है। ये आप लोगों ने एएस में पढ़ा था। फिगर 9.1 शोज masses ऑफ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, और पोलोनियम 212 का आपको यहाँ पे सिंबल भी बताया हुआ है, और उसकी बाइंडिंग, उनका मास दिए हुए हैं आपको। अब इनके ये तो सेपरेट मासेस हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इनको कंबाइन करके जब आप इसको लेट से 84 से मल्टीप्लाई करोगे, और 212 माइनस 84 कितने होते हैं, 212 माइनस 84 कितना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इस न्यूक्लियस में। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स डू यू हैव, 84 प्रोटॉन्स। एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डू यू हैव, 128 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास जो एक्चुअल इन दोनों का मास आएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके और ऐड अप करके, वो इससे ज़्यादा आएगा। इसका मास कम क्यों आता है थोड़ा सा, बिकॉज हम उसे कहते हैं मास, क्या कहते हैं, पोलोनियम का मास एक्चुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से कम क्यों आएगा, बिकॉज क्या होता है हर न्यूक्लियस के अंदर मास डिफेक्ट। डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट से पर हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकाल सकते हैं। अब वही कह रहे हैं मास डिफेक्ट निकालते हैं आप, और केजी में ही निकालें, तो यू वगैरह में नहीं निकालना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार 84 प्रोटॉन्स हैं, तो 84 प्रोटॉन्स का तो ये मास है, और 128 न्यूट्रॉन्स हैं, उनका तो ये मास है। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ अपने न्यूक्लियस का एक्चुअल मास, तो 211.942749, ये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास मास डिफेक्ट आ जाना चाहिए। अभी आपके पास यू में आएगा मास डिफेक्ट, यू में मास डिफेक्ट कितना आ रहा है, 1.777555 यू। फिर इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, केजी में। यू की वैल्यू कितनी होती है, डेटा से आप देख सकते हो, ये होती है, सेम मास केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। टू सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर आना चाहिए 2.95 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर करें, या फिर जो यू में एनर्जी है उसको डायरेक्टली 934 होता है, 931 होता है, उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि इस नंबर को डायरेक्टली 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम में आती है, एम में निकालनी नहीं है, जूल्स में निकालनी है, तो सिंपली यूज़ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फॉरगेट अबाउट दैट कन्वर्जन, वो भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो ये आंसर आ रहा है, इसको लें, ये मास है, मास डिफेक्ट है, और इसको 3 इंटू 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी न्यूक्लियस की।
वो कितनी आ रही है आपके पास? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे रहे हैं हम, क्योंकि डेटा भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है। जो 2.66 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स में आ रही है ये बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है अब, तो आप बाइंडिंग एनर्जी लेंगे और जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं पोलोनियम में उससे डिवाइड कर देंगे। तो पोलोनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं यहाँ से पता लग रहा है 212, यहाँ भी लिखा हुआ है 212। तो इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, 212 से डिवाइड कर देंगे। आपका जवाब आना चाहिए 1.25 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स। सो फार सो गुड। अब वो कह रहे हैं न्यूक्लियॉन नंबर वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ प्लॉट करें। वैसे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, बट यू कैन स्किप दैट पार्ट एंड देन दिस इज हाउ यू प्लॉट इट। देन यू कैन ऑल्सो शो कि ये जो पीक बन रही है ये 56 के ऊपर बन रही है, और जो यहाँ पे पीक आती है वो आई थिंक 8 या 9 के बीच में आती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं, तो ये 2 मार्क की काफ़ी है। यहाँ पे 56 पे आयरन होता है वैसे तो, बाय द वे, बट एनी हाउ अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ पोलोनियम 212 निकालें। तो ये 1 है, ये 250 है, तो 212 का होगा यहाँ कहीं होगा। तो आप एक्स ड्रॉ कर दें पोलोनियम के लिए इधर कहीं पे। कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा सा और पीछे ले आता हूँ। तो ये ग्राफ यहाँ से नीचे जाता है, इस डायरेक्शन में ऊपर जाता है, ये भी इस डायरेक्शन में ऊपर जाता है, बीच में पीक आती है 56 के न्यूक्लियॉन नंबर पे। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड अंडरगोज अल्फा डिके। Explain with reference to figure 9.1 why alpha decay of polonium will result in the release of energy। तो हमेशा इस ग्राफ को यूज़ करके, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो या डिके हो, आपने एक्सप्लेन करना होता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी क्यों होगा। तो जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अंडरगो करेगा, कोई भी पार्टिकल, जब भी स्पॉन्टेनियसली, देखो रेडियो एक्टिव डिके स्पॉन्टेनियस होता है, आप लोगों ने पढ़ी ये बात। इसी तरह फिजन और फ्यूजन भी जब भी स्पॉन्टेनियसली ओकर हो रही है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज क्यों होगी? क्योंकि रिएक्शन जो है उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आती है। अब जब इसका इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो उसमें से अल्फा पार्टिकल होगा, दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे कहीं जो न्यूक्लियस होगा वो बनेगा। सो लेट्स से द न्यूक्लियस वाई दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वन विल बी दिस वन। अब एक्स से जब वाई बन रहा है तो वाई की बाइंडिंग एनर्जी आप वाई एक्सिस से देख सकते हैं कि ज़्यादा है, राइट। बाइंडिंग एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के पास इटसेल्फ कम एनर्जी है। हम जब बोलते हैं ना किसी चीज़ की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, दैट बेसिकली मीन्स दैट द न्यूक्लियस एक्चुअली हैज़ लेस एनर्जी, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में कंसिडर होती है। अब मैं कहूँ कि एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है -7 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और दूसरे की कह रहा हूँ कि दूसरे की -7.5 है, तो कम किसकी है? जिसकी मैं -7.5 बोल रहा हूँ। अब इवन दो हम यहाँ पे बना रहे पॉजिटिव में होते हैं, बट एक्चुअली नेगेटिव में कंसिडर होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब आप ये बात लिखेंगे नहीं यहाँ पे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है उसकी, राइट, बट हम सिर्फ ये बताएंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, तो हम बताएंगे कि भाई एक्स से जो वाई प्रोड्यूस होगा, जो भी नया न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस जो प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका न्यूक्लियन नंबर कम होगा। न्यूक्लियन नंबर कम होगा लेकिन 56 से कम नहीं होगा। न्यूक्लियन नंबर कम होगा लेकिन 56 से कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो ग्राफ में उसकी पोजीशन वाई एक्सिस पे हायर है, विच मीन्स कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है। बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ही ये होता है कि एक्चुअली न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम हो गई है, वो ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा को कम क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तरह नेगेटिव होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। The nucleus formed as a result of this decay will have a smaller nucleon. The nucleus formed from this decay will have a smaller nucleon number. Full stop. From the graph, it can be seen that it will have greater binding energy per nucleon. Full stop. This means that energy has been released during the decay. Full stop. बस सही है, decay का वर्ड नहीं आया, खैर है। So this explanation is very repetitive actually. It's like fission fusion में भी यही सवाल बार बार आता है कि रिलीज क्यों हो रही एनर्जी। ठीक है,
मैं वैसे पिछले पार्ट का आंसर कंफर्म कर रहा हूँ कि ये x को जहाँ हमने प्लॉट करना था उसके बारे में क्या कह रहे हैं. x is shown on the value of a that is to the right of the right hand side and on the left of the 2 in the 250 लेबल. हाँ बस सही है, सही जगह पे प्लॉट किया हमने. ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेडिकल फिजिक्स. डिस्क्राइब हाउ reflected ultrasound pulses may be used to obtain diagnostic information about internal structures. So पूरा क्वेश्चन जो आपके पास आया करता था, जो बहुत रेपिटेटिव होता है मेडिकल फिजिक्स में, कि अल्ट्रासाउंड के अंदर मेडिकल इमेजिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, उसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने. सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड पल्सेस तक की कहानी उन्होंने बता दी. आपने सिर्फ ये बताना है कि रिफ्लेक्टेड पल्सेस से इमेज कैसे बनाई जाएगी. सो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर यू गेटिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड पल्सेस? योर ट्रांसड्यूसर एक्चुअली गिव्स 2 pieces of information about every reflected pulse to the कंप्यूटर. एक वो बताता है कि उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में टाइम कितना लगा. तो एक चीज़ है टाइम, और दूसरी चीज़ होती है उसकी इंटेंसिटी. ये जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी आई उसकी इंटेंसिटी क्या है. टाइम आपको बताता है कि बाउंड्री, जिस बाउंड्री से भी अल्ट्रासाउंड, दो टिश्यूज़ के बीच में जिस बाउंड्री से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो गया है, तो जितना टाइम लग गया है रिफ्लेक्ट करने में, इसका मतलब है बाउंड्री की डेप्थ अंडर द स्किन उतनी ज़्यादा है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई ये आपकी स्किन है, ये ऑर्गन है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड अगर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो जितना टाइम इसे लग रहा है, इसका मतलब उतना ही इसने डिस्टेंस भी कवर किया है. तो टाइम से आपको डेप्थ ऑफ द बाउंड्री पता चलती है. डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट बाउंड्रीज है, तो उनकी आपको डेप्थ पता चल रही है. इंटेंसिटी इसकी कितनी है उससे पता लगेगा कि इस बाउंड्री की नेचर कैसी थी. बिकॉज इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है हर बाउंड्री का, वो बाउंड्री की जी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है. इस और इस मटेरियल की जी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है. उससे पता चलता है कि कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट होकर आएगा साउंड. ये आप कैलकुलेशंस में भी पढ़ते हैं. बस इसी बात को आपने 1 लाइन में डिस्क्राइब करना है. सो जब आप पूरा आंसर लिखते थे 6 मार्क का या 5 मार्क का कि अल्ट्रासाउंड से इमेजिंग कैसे होती है, उसके सिर्फ आखिरी 2 पॉइंट लिखने हैं आपने. Time of the reflected pulse gives information about the depth of the boundary, full stop. Intensity of the reflected pulse gives information about the nature of the boundary, full stop. ठीक है, कि कौन से दो टिश्यूज के बीच में ये बाउंड्री है. अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस. जी को डिफाइन करना है, जो कि रो इनटू सी होता है. यानी कि रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और सी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम and the speed of ultrasound in that medium. सो सी की जगह स्पीड और डेंसिटी रो की जगह. अब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेंसिटी की और स्पीड ऑफ साउंड की, यानी कि आपको रो बताया हुआ है और सी बताया हुआ है मीडियम का, जिससे आप उनकी जी वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके बाद कह रहे हैं ग्लास और वाटर की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है. कह रहे हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालें अल्फा, दैट इज इंसिडेंट ऑन द वाटर ग्लास बाउंड्री. तो बेटा अगर ये वाटर है और ये ग्लास है, तो इसकी जी वैल्यू Z1 हो जाएगी और इसकी जी वैल्यू Z2 हो जाएगी. ठीक है, अब इनकी जो जी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे निकाल देता हूँ. Z1 की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी और Z2 की वैल्यू भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी. ठीक है, जल्दी से आप पहले Z1 और Z2 की वैल्यू निकाल के दें, क्या आ रही है. अभी इसमें राउंडिंग ऑफ मत करना. 142 और आगे 3 0 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4560 इंटू 2500. तो ये आ रहा है 114 और आगे 5 0. अब आपका जो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है अल्फा, उसको आप रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी कहते हैं, और वो निकलता है Z2 माइनस Z1, या जिसको मर्जी पहले लिखो, का होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर. सो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपने बस एज इट इज़ कैलकुलेटर में ही डालनी है. अब मैं एक्सप्रेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखूंगा और आंसर निकालूंगा. सो 114 कौन निकाल के दे रहा है, 11400. फ्रैक्शन दबाएं, ब्रैकेट ओपन करें,
0 0 0 0 0 माइनस 1420 का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में भी यही 114 प्लस 1420। मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.606। अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो हम 0.606 ही लिख देंगे। परसेंटेज में दैट्स ऑलमोस्ट 60% रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दैट वाज इट। चलो पेपर ख़त्म हो गया। अगली क्लास में अगला पेपर करते हैं। कल कोशिश करूंगा मैं बाकी 2 क्वेश्चंस की आपको वो भेज दूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, ख़त्म करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और जब भी नेक्स्ट क्लास है हमारी, शेड्यूल मुझे भी याद नहीं है, बट इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, ऑल गुड। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। PDF भी देख लेता हूँ, ओके।